अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम लोग ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल वर्सेस इंटरवेंशनल पे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशनल क्या होती हैं, इंटरवेंशनल क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास स्टडी बेस क्या होता है। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। कल हमने बाकी की ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल तक हम लोग कल इसको कंपाइल कर चुके थे। आज का जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास स्टडी बेस को हवाले से अगर हम बात करें तो इन एपिडेमियोलॉजी द टर्म स्टडी बेस रेफर्स टू द पॉपुलेशन आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स from which participants are drawn for a particular epidemiological study. स्टडी बेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी। माइक ऑन था तो वो मुझे लगा शायद माइक ऑन नहीं है, वो देख रहा था। खैर स्टडी बेस में हमने देखना होता है कि हमारे पास किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, किन चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो उन प्रैक्टिस को बेस बनाकर हम एक स्टडी को डिज़ाइन कर सकते हैं या उस स्टडी को हम जो है फुलफ़िल कर सकते हैं। हमने कहा कि स्टडी बेस में हमारे पास कंसिडर करते हैं हम पॉपुलेशन के ग्रुप को या फिर किसी इंडिविजुअल को जिसमें हमने स्टडी करना हो, जिसको हमने स्टडी करना हो, विच पार्टिसिपेंट्स जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे आर ड्रॉन फॉर पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, किसी एक स्टडी के हवाले से, तो उसे हम स्टडी बेस कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द टारगेट population or the group of the population to whom the study result are intended to apply. The study base is critical because the way is defined influences the study's validity and the ability to generalize findings. ठीक है, इसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हम एक टारगेट पॉपुलेशन को या किसी ग्रुप को हम टारगेट देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम स्टडी बेस के हवाले से हम देखते हैं कि कौन क्या क्या हमारे पास इन्फ्लुएंसेस हैं किसी स्टडी से, एबिलिटी कितनी है और उसमें हमें जनरली हमें क्या क्या फाइंड आउट होंगी या मिलेंगी। वो कहता है कि हेयर आर द की पॉइंट्स अबाउट द स्टडी बेस। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी स्टडी को हम कर पाएंगे। वो कहता है जी कि सोर्स पॉपुलेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर है एक्सटर्नल वैलिडिटी, फिर है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सोर्स पॉपुलेशन क्या होता है कि स्टडी बेस इज़ द सोर्स पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन द लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम विच द स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड। तो इसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी देखना है कि वो हमारे पास उनमें सोर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं उस ग्रुप को, इंडिविजुअल को, जो लार्ज पॉपुलेशन में हमारे पास सोर्स का काज बनते हैं। दिस पॉपुलेशन कुड बी डिफाइंड जियोग्राफिकली बाय सर्टेन हेल्थ कंडीशंस और अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है, हम किसी भी पॉपुलेशन में जियोग्राफिकल या फिर उसकी हेल्थ कंडीशंस को डेमोग्राफिक फैक्टर्स के थ्रू हम असेस कर सकेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया। द स्टडी बेस नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड टू इंश्योर दैट द सैम्पल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि उसमें हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास पॉपुलेशन का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया करते हैं। जिस बंदे का एक स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आप उसको उस स्टडी में डाल देंगे तो वो बंदा आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो बायस आएंगे, वो आपके पास ट्रू रिज़ल्ट नहीं आ सकता। आपने उस पॉपुलेशन का जो हमारे पास सोर्स पॉपुलेशन है, जैसे हमने अभी सोर्स पॉपुलेशन बात की थी, वैसे ही जो हमारे पास हमने उस पॉपुलेशन को, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है जिनका
सिलेक्शन क्राइटेरिया जो स्टडी का में इंटरेस्ट रखते होंगे या उस चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा तो उसको आप देख सकते हैं। इट कैन अफेक्ट द स्टडी डिज़ाइन। सिलेक्शन क्राइटेरिया से हमारे पास देखिए जो अभी हम बातें कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम कहता है कि इट कैन अफेक्ट स्टडी डिज़ाइन especially in the observational studies like cohort case control studies। फिर है जी हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? अब इसका हमारे पास स्टडी बेस में क्या काम है? A well-defined study base enhances external validity, generalizability, because the study results can be applied to the other populations or settings that share similar characteristic to the study base। जो हम लोगों ने जनरली हम लोगों ने उस तरीके से हमने उसको उन लोगों को जो हमारे पास स्टडी के हवाले से इन्वॉल्व थी पॉपुलेशन, उसमें हमने देखा तो उसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा जनरली वो अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन पर तो वो हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी जो होंगी वो डिफरेंट आएंगी। Inclusion and exclusion criteria are used to define the study base more precisely. For example, अगर हम if study a particular disease, हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास इंक्लूड पीपल जो होंगे वो एट रिस्क होंगे who have specific characteristic relevant to the disease। For example, in case control study अगर हम देखते हैं तो specific cancer, the study base might include all individuals in the specific geographic region who are at risk for that cancer, and the case would be individual diagnosis of with the cancer। तो जो हमारे पास केस पेशेंट होगा वो हमारे पास जो है वो रिस्क वो हमारे पास डायग्नोज जो होगा वो कैंसर से वो हमारे पास दी कंट्रोल्स उसके कंट्रोल के उसको मैच करेगा द सेम रीजन विदाउट द डिजीज़, जबकि बाकी हमारे पास डिजीज़ नहीं है। स्टडी पॉपुलेशन, हम स्टडी पॉपुलेशन को स्टडी कैसे करेंगे? इन एपिडेमियोलॉजी द स्टडी पॉपुलेशन reflects the group of individuals who are included in a particular study and for whom data are collected। वो कहता है कि जी किसी भी एपिडेमियोलॉजी में किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम स्टडी पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे जो ग्रुप हो, उन लोगों का ग्रुप हो जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर स्टडी डिज़ाइन की हो और उसका हम डाटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इट इज़ essentially the group of the people that is being investigated to draw conclusion about health outcomes। इसमें हमारे पास हेल्थ आउटकम्स क्या हैं, डिजीज़ पैटर्न क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इंटरवेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे। वो कहता है जी कि द स्टडी पॉपुलेशन कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टडी बेस थ्रू दे आर रिलेटेड, जैसे जैसे वो उसे रिलेट करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया या फिर रिप्रेजेंटेशन या फिर सैम्पलिंग या फिर टाइप ऑफ स्टडी पॉपुलेशन या फिर अनएक्सपोज्ड पॉपुलेशन, डिजीज्ड पॉपुलेशन, टाइम पीरियड, ये तमाम चीज़ें हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन हम जब कर रहे हैं तो वो उन चीज़ों को नॉमिनेट करता है। स्टडी पॉपुलेशन में हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम ऑलरेडी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात अभी की थी कि हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया जो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, जो लोग उस स्टडी का इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं स्मोकिंग के हवाले से या कैसेशन के हवाले से, या फिर हम स्मोकिंग कैसेशन के हवाले से करते हैं या फिर हम लंग कैंसर के हवाले से करते हैं। एक बंदा स्मोकिंग क्विट करना ही नहीं चाहता तो आप उससे कैसे करवा सकते हैं?
ठीक है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो उसमें हमारे पास जो स्टडी में होगा उसमें बाइस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन जो होगा वो उस हवाले से हमारे पास काम नहीं कर रहा होगा। वो कभी कभार स्मोकिंग कर लेता होगा और हमें रिजल्ट यही देता होगा कि जी मैं स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ। अब उसका नंबर ऑफ़ पैक्स कम हो जाएंगे, लेकिन स्मोकिंग उसने क्विट नहीं की। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसमें देख रहे हैं, अगर इसमें वो कहता है कि स्टडी पॉपुलेशन इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर माइट चूज़ पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन एज, सेक्स, डिजीज़ स्टेटस एंड अदर हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी। मसलन हम किसी जेंडर को, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमने मेल या फीमेल पर ही करना है या किसी और पे भी, मसलन हमने किसी मेल पर ही करना है या किसी फीमेल पर ही सिर्फ करना है, उसको हम देख सकते हैं। किसी डिजीज़ स्टेटस को देख सकते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हेल्थ की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ रही हैं पेशेंट में। रिप्रेजेंटेशन सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जी, रिप्रेजेंटेशन। स्टडी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एक स्टडी पॉपुलेशन शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। अगर हम एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट करे लार्ज पॉपुलेशन को। ये ना हो कि हम किसी थोड़ी सी जगह पे कर लें और उसको हम इम्प्लीमेंट ना कर सकें। और वेल डिफाइंड सब ग्रुप्स द स्टडी एम्स टू अंडरस्टैंड। This helps ensure the findings of the generalized to the larger population. However, the study population can sometimes differ from the general population depending on the research question. जो हमारे रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं कई दफ़ा वो हमारे पास स्टडी के जो हमारे पीपल होते हैं या हमारी जनरल पॉपुलेशन होती है उस पर उससे डिपेंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कि हमारे पास एक चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मोस्टली फोकस उससे रिलेटेड होता है। तो कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन का समटाइम अराइज होता है जनरल पॉपुलेशन में कि इसकी ज़रूरत क्या थी या इसको क्यों किया गया, तो वो आपके पास वो तो होगा। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या हमारे पास बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या कम हैं, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चनियर होते हैं ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंटेशन में काम आ रहे होते हैं। उस स्टडी की पॉपुलेशन को, उस पॉपुलेशन स्टडी को हम इस हवाले से रिसर्च के हवाले से कंसीडर कर रहे होते हैं। आगे है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास वो चीज़ है जिसमें हम रिसर्चर्स ऑफन यूज़ रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स टू सिलेक्ट अ स्टडी पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की स्टडी को स्टडी करने के लिए हम रैंडम कंट्रोल या ट्रायल कंट्रोल की बात करते हैं। कोई नेट का इशू हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास स्क्रीन जो है वो फेड हो गई है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन आपके पास शो हो जाती है। दोबारा से शेयर करना पड़ेगा, मैं साथ साथ शेयर कर लेता हूँ। कोई इशू था उस वजह से वो इशू आ गया, अदरवाइज़ इसको होना नहीं चाहिए था। अभी इसको शेयर करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही शेयर हो जाता है तो आपके पास वो लिंक शो होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम इसी के साथ अटैच करके इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग की, उसमें रैंडमाइजेशन और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल। ये बेसिकली हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल का जो हमारा माइंडसेट था उसको हम अपने माइंड में रखेंगे और उस हवाले से अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो हमारे पास उसमें हम सैम्पलिंग के आ जाएंगे क्राइटेरिया पे फिट कि हमारे पास कितना
नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। कहते हैं कि रिसर्चर ऑफन आर यूज्ड रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स टू सिलेक्ट अ स्टडी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग हम करते हैं, जिसमें हमारे पास मेथड ऑफ सैम्पलिंग इफेक्ट्स हाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफन ब्रॉडर पॉपुलेशन इम्पैक्टिंग द स्टडीज़ वैलिडिटी। आप लोगों के ने देखा होगा कि उसकी वैलिडिटी जो होती है वो उससे ख़राब हो रही आ रही होती है अगर हम नॉन रैंडमाइज़ कर रहे होते हैं तो, या फिर रैंडमाइज़ कर रहे होते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता, या हम लार्ज पॉपुलेशन को हम प्रॉपरली उसको वो हम कर नहीं पाते। जैसे कि आपने सुना होगा कि अपर एरियाज़ में अभी भी हमारे पास जो है वो मोस्टली पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनमें अभी भी वो कंसेप्ट जो है वो ब्रेक नहीं हो सका कि पोलियो वैक्सीन जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टडी पॉपुलेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। टाइप्स एक्सपोज्ड पॉपुलेशन है, अनएक्सपोज्ड है, डिजीज़्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन। ये हमारे पास बेसिकली हम स्टडी पॉपुलेशन में ही वही चीज़ें देख रहे हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जिन करेक्टरिस्टिक को हम स्टडी पॉपुलेशन पे देख सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो था वो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टडी पॉपुलेशन था। एक्सपोज्ड पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिस इन स्टडीज़ एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर सच एज स्मोकिंग, वैक्सीन एंड एनवायरनमेंट या फिर हेल्थ आउटकम्स जो हमारे पास पॉपुलेशन माइट इंक्लूड उसमें इंक्लूड होगी, उसको हम कहेंगे, ठीक है जी। तो वो एरिया जो है वो सारा उसमें कंसीडर किया जाएगा। कहते हैं कि अनएक्सपोज्ड हमारे पास वो पॉपुलेशन जो उस फैक्टर से अनएक्सपोज्ड है। मसलन हमारे पास कंपेयर करें हम 2 ग्रुप्स में तो वो हमारे पास एक्सपोज्ड ग्रुप और एक अनएक्सपोज्ड ग्रुप आ जाता है, उसको हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिजीज़्ड पॉपुलेशन, उसमें हमारे पास क्या होता है जी, डिजीज़्ड पॉपुलेशन इन अ स्टडी फोकस्ड ऑन अ डिजीज़ इंक्लूड इंसिडेंस or progression. The study population might consist of the individuals with a specific disease or health conditions. तो हमारे पास जो स्पेसिफिक डिजीज़ की हेल्थ कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें आ रही होंगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास उसमें वो एरिया कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि टाइम पीरियड। हमने टाइप्स की 3 टाइप्स थी हमारे पास, एक था एक्सपोज्ड, एक था अनएक्सपोज्ड, फिर था डिजीज़ पॉपुलेशन। डिजीज़ पॉपुलेशन बेसिकली वो पॉपुलेशन थी जिनमें वो डिज़ीज़ अक्कर हो गई और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वो डिजीज़ पॉपुलेशन बेसिकली वो डिज़ीज़ थी। और अनएक्सपोज्ड वो थे जिनमें हमारे पास वो उस फैक्टर से एक्सपोज्ड नहीं हुए थे। और एक्सपोज्ड कौन से थे, वो वाले थे जो वो उस फैक्टर से एक्सपोज हुए थे। जो फैक्टर्स हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, बेसिकली हम उनकी बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास स्मोकिंग या फिर बाकी चीज़ें, कोई डिजीज़ आ रही है उसको हम बात करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 5वां फैक्टर टाइम पीरियड का, जो हमारे पास उसमें करेक्टरिस्टिक्स में आता है। करेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, वो कहता है कि हमारे पास इन द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी द पॉपुलेशन मे बी फॉलोड ओवर टाइम टू ऑब्जर्व चेंजेस इन द हेल्थ आउटकम्स इन वन पॉइंट ऑफ इन टाइम। क्या है जी कि हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि हमारे पास वो चीज़ किस तरह से हमारे पास उस टाइम पीरियड में अक्कर हो रही है, उसे हम उसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, ये अब तक हमने की हमारे पास जो थी, ये हमारे पास थी 5 हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन थी, जिसमें से हमारे पास टाइप्स थी स्टडी पॉपुलेशन में हमारे पास कुछ 3 टाइप्स थी, एक्सपोज्ड, अनएक्सपोज्ड और डिजीज़।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है जी स्टडी पॉपुलेशन वर्सेस स्टडी बेस। स्टडी बेस क्या है और स्टडी पॉपुलेशन क्या है। स्टडी पॉपुलेशन अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन, हम उस पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास जो लार्ज नंबर पर हो और उसमें डिजीज़ अक्कर होने के चांसेस हों, तो उसको हम बात करते हैं। और स्टडी बेस बेसिकली हमारे पास वो होगा कि जिस डिज़ीज़ के बारे में या जिसकी बेसिस पे हम उसके को स्टडी कर रहे हैं, तो वो सोर्स जो होगा वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। वो कहता है कि जी दिस लार्ज सोर्स पॉपुलेशन फ्रॉम विच स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर ड्रॉन, इट it encompasses individuals who meet the initial criteria for inclusion in the study, while the study population specifically refers to the actual participants who are selected for the study। और जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने स्टडी बेस को देखना था, स्टडी बेस बेसिकली हमारे पास वो सोर्स ऑफ बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है इस डेफिनेशन में कि हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन किसी पॉपुलेशन में अगर हम उस बेस पे हम स्टडी करेंगे तो उसे हम स्टडी बेस कहेंगे, और अगर हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम स्टडी पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो वो कहता है कि दी हार्ट डिजीज़ अमंग अडल्ट्स में अगर हम सिटी में देखें तो स्टडी बेस माइट बी ऑल अडल्ट्स देखे जाएंगे। स्टडी पॉपुलेशन अगर देखें तो कुड भी स्पेसिफिक सबसेट्स देखे जाएंगे, मसलन 40 से 60 साल के लोग देखे जाएंगे। और वो अगर हम स्टडी बेस की बात करें तो हम स्टडी बेस हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हमने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखना है तो वो तो किसी में भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम ऑल पॉपुलेशन को देखेंगे। Properly defining the study population is crucial to ensure that the study findings are valid and applicable। स्टडी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो वैलिड या एप्लीकेबल हैं या नहीं है, हम उस पर क्या करते हैं, किसी भी एक टारगेट ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। इफ़ द स्टडी पॉपुलेशन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, अगर वो स्टडी पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइंड ना हो, इट कैन लीड टू बेसिस बाइसेस एंड इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो अगर उसमें वो प्रॉपर ना नहीं होगी, स्टडी पॉपुलेशन की क्लियर डिफाइंड नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें बायस आ गया है या फिर इसमें इनकरेक्ट कंक्लूजन्स आए हैं हमारे पास। द स्टडी पॉपुलेशन आल्सो हेल्प करती है हमारे पास डिटरमाइन करने में किस चीज़ को अप्रोप्रिएट एनालिसिस मेथड के हवाले से कैसे। वो कहता है कि जी सर्टेन हेल्थ कंडीशंस अगर हमारे पास होंगी, रिक्वायरमेंट उसमें स्पेशलाइज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के हवाले से कंट्रोल या फिर कंफाउंडिंग फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फ़र्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइप की एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ लाइक कोहार्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज़ को अकॉर्डिंगली हम इसमें पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। पॉजिटिव फीचर और डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या होता है। पॉजिटिव फीचर और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन किस हवाले से इसमें बना सकते हैं। वो कहता है कि ईज़ी टू कंडक्ट, कौन कौन से फीचर्स हैं, ईज़ी टू कंडक्ट है। दूसरा है जी यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव फीचर्स जो थे एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च। उसके बाद चौथे नंबर पर नॉन इन्वेस्टिव आ जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव आ जाता है, कैन इंक्लूड लार्ज पॉपुलेशन। ये चीज़ें हमारे पास तकरीबन 6 फैक्टर्स जो है, फीचर्स जो हैं, उनके थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी को डिज़ाइन करते हैं। जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ये हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करते हुए आगे चलते हैं जी कि ईज़ी टू कंडक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी आर टिपिकली जो आसानी से हो सकती हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट हो। दे ऑफन इन्वॉल्व सिंपल डाटा कलेक्शन मेथड्स लाइक सर्वेज, केस रिपोर्ट। सिंपल कलेक्शन डाटा मेथड होना चाहिए जिसमें हमारे पास सिंपल डाटा कलेक्शन मेथड में बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, जिसमें सिंपल हमारे पास सर्वे आ जाता है, केस रिपोर्ट आ जाता है, या रूटीन हेल्थ स्टैटिस्टिक आ जाता है। यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न। पॉजिटिव फीचर्स में हमारे पास ये यूज़फुल होती है
आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड के और पैटर्न में कि ये डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड हो रही है, उसका ट्रेंड क्या है और पैटर्न क्या है. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आर वैल्यूएबल इन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन डिजीज अक्रेंस, बिहेवियर एंड एक्सपोजर अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन, या फिर टाइम पीरियड या उसका जो रीजन है उसको वो हवाले से. वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हाईलाइट द प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज़ और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. कि प्रेवलेंस क्या होता था, इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस होते थे, प्रेवलेंस होता था नंबर ऑफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, तो उसको हम प्रेवलेंस कहते होते थे. तो वो हमारे पास वो क्या है कि वो जब नंबर ऑफ प्रेवलेंस बढ़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पीरियड में, किस रीजन में, किस ट्रेंड में, किस पैटर्न के थ्रू ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है. स्प्रेड हो रही है तो नंबर ऑफ न्यू केसेस और नंबर ऑफ ओल्ड केसेस हो रहे हैं. Establishes the foundation for further research. उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी. सॉरी आवाज़ ब्रेक होगी आपके पास. Establishes the foundation for further research. These studies help to generate hypotheses and can be the starting point from more complex analytical studies like cohort or case control studies. By identifying trends and association, they provide insight that can lead to more detailed investigations. उसमें हमारे पास मोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस जो होंगी उस हवाले से हम चल रही हैं. उसके बाद है जी नॉन इन्वेसिव. नॉन इन्वेसिव क्या है जी, हम नॉन इन्वेसिव में बात करते हैं कि नॉन इन्वेसिव, since descriptive studies observe and collect data without intervening or manipulating variables, they are considered non-invasive. This makes them less ethically challenging compared to the experimental studies. मसलन हम अगर नॉन इन्वेसिव की बात करें तो वो स्टडी का डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जिसमें हम ऑब्ज़र्व करें या डाटा कलेक्ट करें, उसको हम इंटरवीन करें और मैनिपुलेट करें वेरिएबल्स को, तो हमारे पास वो जो है वो नॉन इन्वेसिव आता है. कॉस्ट इफ़ेक्टिव. इन मैनी केसेस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं. रिसोर्स जो होता है इंटेंसिव कंपेयर्ड होता है एक्सपेरिमेंटल के हवाले से, एनालिटिकल स्टडी के हवाले से. तो डाटा कैन बी gathered from existing record and surveys, reducing the need for complex infrastructure. Can include large population. ये हमारे पास large population में भी की जा सकती हैं. Descriptive study can encompass large population, making them useful, providing the broad overview health conditions, behavior or exposure across the population or the geographic area. उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं. नेगेटिव फीचर्स क्या हैं जी हमारे पास. नेगेटिव फीचर्स में आप देखें तो नेगेटिव फीचर्स में हमारे पास क्या चीज़ आती है जी कि हमारे पास अल्टीमेटेड कैजुअलिटीज़, potential for bias, no control over the confounding variables, cannot establish temporal relationships, limited to observation, may over simply complex issues. अच्छा जी, नेगेटिव फीचर्स में हम बात करेंगे इसकी कि हमारे पास नेगेटिव फीचर्स वो फीचर्स हैं जो हमारे पास स्टडी में हमें फेवर नहीं दे रहे. लिमिटेड कैजुअलिटीज़, मसलन डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम जब चलते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का नहीं पता चलता, काज का नहीं पता चलता, जिसकी वजह से हमारे पास दे कैन ओनली आइडेंटिफाई द एसोसिएशन ऑफ द आर पैटर्न. हमें पैटर्न का पता चल जाएगा, एसोसिएशन का पता चल जाएगा, बट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई और हाउ एन आउटकम अकर्स. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव स्टडी माइट show a high prevalence of lung cancer and smoker but cannot prove them smoking directly causes the disease.
ठीक है, अब उससे हमें पता चल जाता है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे पास एक काजेशन है कि लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास प्रेवलेंस नहीं है। पोटेंशियल फॉर बाइस अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास बिकॉज हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ ऑफन रिले ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा और सेल्फ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, दे मे बी सब्जेक्ट टू दी वेरियस बाइसेस। इसमें बहुत सारे बाइस आ सकते हैं, मसलन रिकॉल बाइस आ सकता है, सिलेक्शन बाइस आ सकता है, रिपोर्टिंग बाइस आ सकता है। ये हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बाइस की कितनी टाइप्स थी। These biases can distort the finding of the effect of the reliability. No control over confounding variables. हमारे पास कंट्रोल ओवर नहीं होगा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का, तो उसकी वजह से भी हम लोग इस स्टडी का हमें कोई एडवांटेज नहीं होगा। ये भी इसका एक नेगेटिव फीचर है। उसके बाद है जी कैन नॉट एस्टैब्लिश द टेम्पोरल रिलेशनशिप। हम उसमें जो इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे रिलेशनशिप को, तो वो भी हमारे पास नहीं होगा, उसमें भी हमारे पास ये इशू रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है जी, वो कहता है कि स्नैपशॉट ऑफ द सिचुएशन और सिंगल, तो ये चीज़ें हमारे पास उसमें आएंगी। लिमिटेड टू दी ऑब्जर्वेशन, तो उसमें भी हमारे पास क्या है, स्टडीज़ only observed and record data. They cannot intervene or manipulate variables to reset the specific hypothesis. May oversimplify complex issues. तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी का हमें जो है समराइज़ नहीं करती, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंप्लीफाई कर सकता है लेकिन ओवरकम नहीं कर सकता उनको। उस हवाले से नेगेटिव फीचर ये भी हमारे पास आता है। फिर आ जाता है जी हमारे पास पॉजिटिव फीचर। मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है, मीटिंग ओवर हो रही है, तो अगर जब तक चलता है तब तक हम इसको चलाते हैं। पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द एनालिटिकल स्टडी हमारे पास क्या हो सकते हैं? कैन एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप्स, कंट्रोल फॉर द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एविडेंस। उसमें एनालिटिकल स्टडीज़ के हवाले से कैन असेस मल्टीपल आउटकम्स, क्वान्टिटेटिव डाटा, फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडी डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव फीचर ऑफ द एनालिटिकल स्टडी में आएंगी। फिर इसके हमारे पास एनालिटिकल स्टडी के नेगेटिव फीचर्स हैं। कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, एथिकल कंसर्न होता है, रिस्क ऑफ द बाइस होता है, कंफाउंडिंग हो सकती है, लॉस ऑफ टू फॉलो अप होता है, नॉट सूटेबल फॉर द रेयर डिजीज़ के लिए नहीं सूटेबल होती, कॉम्प्लेक्सिटी इन द इंटरप्रिटेशन होती है, या फिर जनरलाइजेबिलिटी होती है। हम पॉजिटिव फीचर्स एनालिटिकल स्टडी के डिस्कस कर रहे थे। हम एनालिटिकल स्टडीज़ को कल डिस्कस करेंगे, आज हम नहीं इसको बात करते। इसके पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स पे बात नहीं करेंगे। आज हम लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस।